हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री, लीडिंग टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनके लिए डिग्री बताने हैं, लीडिंग टर्म्स बताने हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बताने हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए क्या है हमारे पास। जो हमारे पास एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, तो क्या कहा गया है, इसका लीडिंग टर्म, डिग्री, लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो पहली बात, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, n के हाईएस्ट वैल्यू को, n के हाईएस्ट वैल्यू को, तो n का हाईएस्ट वैल्यू कौन है 5, तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ f इज 5, यानी कि डिग्री कितना हो गया 5 हो गया, और नेचुरल नंबर भी है, ये पॉलिनोमियल भी है। अब देखिए अगला पॉइंट, हमसे क्या पूछा गया है, लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म कौन सा होगा हमारा, वह टर्म जो हाईएस्ट डिग्री को लिए हुए हो, वह टर्म जो हाईएस्ट डिग्री को लिए हुए हो। तो लीडिंग टर्म हमारा है 4x⁵, ये हमारा लीडिंग टर्म है। अब कहा जा रहा है कि लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग टर्म में जो x का कोफिशिएंट होता है, x⁵ का कोफिशिएंट कौन है 4, तो हम क्या लिखेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या हुआ 4। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा गया है, कांस्टेंट टर्म। तो देख लीजिए, तो ये क्या है, x का टर्म है, ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म। तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5 माइनस 5। ये माइनस 5 जो है सो हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, वो देखते हैं। f(x) की जगह पर क्या रह सकता है, gx भी रह सकता है, तो लिख लीजिए gx इज इक्वल टू, gx की वैल्यू क्या है हमारी 12x प्लस x³। तो अब देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके हमें डिग्री बताने हैं। तो डिग्री ऑफ f के जगह पे क्या कर देंगे, डिग्री ऑफ g का डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x का पावर में 3, तो यहाँ पे डिग्री कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब लीडिंग टर्म कौन सा है इसमें, तो हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लीडिंग टर्म कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसे हम, x⁵ जो है सो हमारा लीडिंग टर्म आ गया। अब क्या कहते हैं, लीडिंग टर्म में जो कोफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस केस में इसका कोफिशिएंट 1 है, इसलिए क्या हो गया लीडिंग कोफिशिएंट। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x - 5। सबसे पहले ऐसा ना देखें कि नीचे 5 है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नीचे कांस्टेंट नंबर है, क्या दिक्कत है, पॉलिनोमियल होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 4/5 - x/5, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -x/5 और +4/5, कोई दिक्कत। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ g, इसके डिग्री कितने हैं, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, रियल नंबर तो है, ये भी कांस्टेंट है, इसको आप ऐसा समझिए -1/5 ब्रैकेट x और +4/5। अब ठीक है, अब देखिए, अब तो लग रहा है ना कि ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर। आगे हम बात करेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक,
इन टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब पे बात करने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ जी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो क्या लिखेंगे डिग्री हमारी 1 हो गई। लीडिंग टर्म कौन सा है, तो लीडिंग टर्म क्या हो गया -x/5, ये हमारा लीडिंग टर्म हो गया। अब बोले कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई है, कौन सा रियल नंबर, तो -1/5, ये जो है सो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। अब बोला जा रहा है कांस्टेंट टर्म, तो कोई ऐसा टर्म है जिसमें x वेरिएबल ना हो, तो हाँ 4/5, तो लिख दीजिए 4/5, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा px is 4th नंबर प्रॉब्लम। इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, 2x - 1 होल स्क्वायर, x - 3 और 3x + 2। ठीक है ना। तो पहला सबसे पहली बात डिग्री बताना है। डिग्री, तो डिग्री क्या होगा, तो क्या हमने कहा है कि सबसे हाईएस्ट x का पावर जो सबसे हाईएस्ट होता है उसे डिग्री कहते हैं। तो देखिए, तो इसको जब ओपन करेंगे तो सबसे बड़ा क्या मिलेगा, x² मिलेगा, इसमें सबसे हाईएस्ट x² मिलेगा। अब देखिए, और मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या है x ही है, हाईएस्ट पावर, यानी कि इसके डिग्री कितने हो जाएंगे, तो सभी पावर को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 + 1 + 1 = 4। इसको ओपन करें तो x² आएगा, उससे बड़ा तो पावर नहीं आएगी x की वैल्यू, तो यहाँ से x² निकला, जिसे हमने ले लिया। कांस्टेंट टर्म को हम छोड़ दे रहे हैं, बाद में बात करेंगे। यहाँ से देख लीजिए x है तो उसे हमने लिख लिया मल्टीप्लाई में, यहाँ से हमने x को लिया मल्टीप्लाई में, तो इसके सब पावर को ऐड कर दिया। एक्सपोनेंट में पढ़े है ना, पावर ऐड होता है, तो इसका कितना आ गया वैल्यू 4 आ गया, यानी कि डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमें क्या पता करना था, LEADING लीडिंग टर्म। ठीक है ना, तो लीडिंग टर्म कौन से होंगे वो देखिए, हाईएस्ट डिग्री वाले सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या निकलेगा 4x², मल्टीप्लाई करने पे x, यहाँ से 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास 4 और 3 12x⁴, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12x⁴, 12x⁴ हो गया, तो यहाँ पे हमारा लीडिंग टर्म हो गया। थर्ड, लीडिंग कोफिशिएंट कितने आ जाएंगे, लीडिंग कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, अर्थात 12 को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। अब बात आती है कांस्टेंट टर्म की, अब बात आती है चौथा कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म, तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म की बात आती है तो आप याद रखें x की वैल्यू को 0 कर दें, x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू को 0 करते ही जो भी मिलेगा वो कांस्टेंट टर्म आएगा। कैसे, याद कीजिए, सब में x रहता था ना, लेकिन कांस्टेंट वाले में x नहीं रहता था, तो 0 करेंगे तो अपने आप सब खत्म हो जाएगी ना। या आप ऐसा भी समझें, यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से कांस्टेंट और यहाँ से कांस्टेंट को ले और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को -3 से 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ गया 6। अब x की वैल्यू 0 रखिए, तो 0 रखते ही
2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 गुने 0 -3 ठीक है, और 0 रखें तो कितना हो गया 0, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 2। हाँ, कांस्टेंट टर्म स्क्वायर करेंगे तब तो 1 ही आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, p0 पुट किए तो वैल्यू आ गया हमारे पास -1 का होल स्क्वायर इंटू -3 और क्या गया +2 यानी कि -6, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारा कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम कांस्टेंट टर्म निकालते हैं। निकालना होगा तो x के जगह पे 0 पुट कर दें और जो वैल्यू आएगी उसको सिंप्लीफाई कर लें। इस तरह से हमारी कांस्टेंट टर्म निकल गई। अब हम आगे की प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, कुछ और सुंदर सुंदर प्रॉब्लम्स की तरफ बात करेंगे। और अब देखिए कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम्स लिखिएगा। द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। The following expression expressions are polynomial. Then find the possible value of n, वैल्यू ऑफ m। तो पहला क्वेश्चन थर्ड में कहा जा रहा है 5x m + 2 माइनस 6x 4 - m + 3। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, तो m की वैल्यू बताइए। तो हमने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। वी नो जो डिग्री होता है, डिग्री इज नेचुरल नंबर, दैट मीन्स बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स डिग्री क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिग्री क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। और किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, सो यहां से हम क्या सीखें कि यह पॉलिनोमियल कब होगा, जब इसका डिग्री ये जो m + 2 है, m + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं ना। और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, m का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। और क्या देखें, ये जो 4 - m है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और m नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो यहां से क्या देखा हमने कि m इज, इस 2 को क्या करते हैं, दोनों तरफ बैलेंसिंग मेथड से, हमें वैल्यू m का चाहिए ना, तो इस 2 को क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, -2 हुआ 0। ठीक है, -2 है या +2 है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। m की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और यहां से m की वैल्यू कितनी निकल गई वो देख लीजिए, 4 - 1 इज ग्रेटर देन m, यानी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 - 1 से छोटा, यानी कि 3 से छोटा।
अब देखिए, एक कहता है कि m -1 और 1 से बड़ा, -1 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, और एक कहता है कि m का वैल्यू 3 से और 3 से छोटा होना चाहिए। यानी कि m का वैल्यू क्या निकल के आया, m इज इक्वल टू, m की वैल्यू हम लिखना चाहें तो क्या लिखें कि m का वैल्यू अगर -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो, इतना अगर m का वैल्यू रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। m का वैल्यू इतना आ जाए तो इन सब कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, m का वैल्यू -1 रखिए तो -1 रखते ही ये 1 आ गया। m का वैल्यू -1 रखें तो इसका वैल्यू 1 आ गया, ये टर्म तो डिफाइंड है। इसमें m का वैल्यू -1 रखें तो 5 आ गया, ये भी डिफाइंड है, यानी कि -1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये सब आप चेक कर सकते हैं। ऐसा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने यहीं पर जो सॉल्व किया है वो डिफाइंड किया है, कंडीशंस अप्लाई किया है, उसी के अनुसार हमारा ये m का वैल्यू निकला है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इसी में हम तो हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा जा रहा है सेकंड -2 x to the power 24 upon m, 24 upon m plus 4x m minus 6 और प्लस x minus m, x minus m। ये हमारा m किस चीज का काम कर रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है। ये क्या है क्या नहीं है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन दिक्कत कर सकता है, ये इसका वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पावर नेचुरल होना चाहिए, ये भी नेचुरल होना चाहिए। तो हमें इन दोनों को चेक करनी है, ठीक है। यह जो है से पूरा पॉलिनोमियल है, अर्थात जब यह पूरा पॉलिनोमियल है तो 24/m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। 24/n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब बात बताइए, 24/m नेचुरल नंबर कब होगा, यानी कि ये जो है सो 24/m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और एक कंडीशन और क्या है, ये जो m-6 है, m-6 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 उधर चला गया तो 7, यानी कि m का वैल्यू 7 से बड़ा होना चाहिए, m का वैल्यू 7 से बड़ा। और यहां से m की वैल्यू देखिए, m का वैल्यू नेचुरल नंबर कब आएगा, जब m की वैल्यू 1 रखें तो ये नेचुरल नंबर आएगा। m का वैल्यू जैसे ही हम 1 रखेंगे तो पूरा नेचुरल नंबर आया, 2 रखें तो नेचुरल नंबर आया, 3 रखें तो भी नेचुरल नंबर आया, 4 रखें, 3 से कट जाएगी, 4 से रखें तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा 5। m का वैल्यू जब 5 रखते हैं तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि m की वैल्यू हमारी 5 नहीं होगी। 6 रखते हैं, 6 से भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, 6 4 जा 24। अगर 7 रखते हैं नहीं आएगा, 8 रखते हैं तो आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। 12 रखने पे पूरा वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया ना, उसके बाद 24, यही इतना वैल्यू है हमारे पास। तो एक कहता है कि m का वैल्यू 7 से बड़ा होना चाहिए, और ये दूसरा कहता है कि m का वैल्यू 1 से लेकर 25 इतना ही होना चाहिए। इतना रहने पे ये डिफाइन होगा, इतना रहने पे ये डिफाइन होगा, और हमें डिफाइंड पूरा का होना चाहिए, ये पूरा डिफाइंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक अनडिफाइंड हो जाए तो अनडिफाइंड प्लस डिफाइंड पूरा अनडिफाइंड होता है। आप ऐसा समझें कि ठीक है, समझना क्या है।
अनडिफाइंड प्लस डिफाइंड प्लस डिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी टर्म अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक टर्म जो है सो डिफाइंड होनी चाहिए। तो हमारा इसके कारण m का वैल्यू इतना है, पॉसिबल m का वैल्यू, और इसके कारण उतना वैल्यू आया। ये कहता है कि m का वैल्यू इतना होना चाहिए, ये कहता है कि m की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ये फर्स्ट है और सेकंड, ठीक है ना। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 12 20। 7 से बड़ा, लेकिन 7 से बड़ा तो इसमें वैल्यू आता ही नहीं है, तो 7 तो है ही नहीं। 7 से बड़ा में कौन सा वैल्यू आया, एक 8 आया, और कौन सा आएगा 12 आएगा, और कौन सा आएगा 24 आएगा। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गए। n की वैल्यू 8 12 एंड 24, ठीक है ना। अगर 7 रखेंगे तो ये डिफाइन, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा पॉसिबल n का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब थोड़े हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ये बढ़िया से समझ लीजिए और देख लीजिए। ऐसा देखें, एक नोट करके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल all coefficient of variable is 0। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे ना वो 0 होंगे, तभी तो जाके कांस्टेंट टर्म अकेले बचेगा। सिंगल कांस्टेंट टर्म कब बचेगा, यानी कि जो फंक्शंस था हमारा पॉलिनोमियल था an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट a1x प्लस a0, तो ये अकेले कब बचेगा, जब ये क्या हो जाए, ये सब ये 0 0 0 0 0 ये पूरा 0 हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप ध्यान रखें कि कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट कब होता है, जब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल वाले कोफिशिएंट हैं सब 0 हो जाए तब, ठीक है ना। अर्थात इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज 0, वेरिएबल्स वाले जितने कोफिशिएंट होंगे सब 0 हो जाए। तो इससे एक फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाने वाले हैं उससे। तो प्रॉब्लम्स लिखिए। एग्जांपल 4, find m and n, find m and n if 2m minus 4 x square plus 5n x plus 13 is a constant polynomial, is a constant polynomial। अब देखिए सॉल्यूशंस की तरफ, कहा जा रहा है कि ये जो है सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं, वी नो इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम जानते हैं, वी नो इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल all coefficient of variable is 0, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए यहां पे क्या होगा, ये वाला टर्म 2m minus 4 0 हो गया,
तभी तो जाकर ये पूरा कांस्टेंट बचेगा। और 5 माइनस एम इक्वल टू 0, अर्थात क्या पता चला, m का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया और n का वैल्यू 5 आ गया। m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 5। अगर यह पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इनके सभी कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट 0 होंगे। केवल 13 बचना चाहिए। कब बचेगा? जब ये भी 0 हो और जब ये भी 0 हो। तो मान लिए कि पूरा 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया कब? जब ये भी 0 और ये भी 0 रहा होगा तब ना। यानी कि हमें तो m का वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना हम इसको 0 करें। ठीक है, तो इसको 0 किए तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई, इसको 0 किए तो n की वैल्यू 5 आ गई। और हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ दैट पॉलिनोमियल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है मित्र, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वही है, उसी तरह का। Find the value of a. Find the value of a. Example number 5. Find the value of a if b minus 4 x square minus 2c plus 6x plus a minus b plus c is 0 polynomial. Is 0 polynomial. पॉलिनोमियल कहा जा रहा है कि a का वैल्यू बताइए अगर यह पॉलिनोमियल 0 हो। अब बात बताइए, जब यह 0 पॉलिनोमियल होगा, सॉल्यूशंस, तो हम क्या जानते हैं कि जब 0 पॉलिनोमियल का प्रत्येक टर्म 0 होता है, 0 पॉलिनोमियल बस यही तो बचता है, f(x) इक्वल टू 0। That means in 0 polynomial each term is 0। 0 पॉलिनोमियल में each टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। So therefore b minus 4 is 0 और क्या हो जाएगा? 2c plus 6 0, 2c plus 6 0, ये भी 0 हो गया। और क्या हो जाएगा आपके पास? ये a minus b plus c is equal to 0। तो देखिए, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल गया? 4 निकल गया। यहाँ से c का वैल्यू कितना निकल गया? -3 निकल गया। और यहाँ से a और b का वैल्यू रख दीजिए 4 और c का वैल्यू रख दीजिए -3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और यही तो हमसे पूछा गया। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चंस लिख देते हैं जो आप बना लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसी टाइप के लिखते हैं। कुछ खुद से बना लीजिएगा क्वेश्चन, होमवर्क में लिख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ 8 minus 3a into x square plus b square minus 9, b square minus 9, b square minus 9 into x plus 5x to the power c upon 4 is a constant polynomial। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है 3b minus 6 bracket x to the power 7 minus 4a plus a, 4a plus a into x is a 0 polynomial। तो फाइंड a plus b, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है,
आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय।